आज के इस नए गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज भी हम कुछ ऐसे विषयों की परतों को खोलने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया और देश की व्यवस्था को समझने का नजरिया पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी जो चर्चा है वो किसी रहस्यमयी जासूसी कथा जैसी लग सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से यथार्थ और हमारे समकालीन इतिहास का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सही कहा, एकदम रियल लाइफ थ्रिलर। हाँ, तो आज हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे मजबूत चेहरों में से एक, भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज के समय में। बिल्कुल। आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास एक बेहद विस्तृत जीवनी संबंधी सामग्री है। इसमें उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर देश के शीर्ष सुरक्षा पद तक पहुंचने के पूरे सफर का विवरण है। और ये सफर बहुत कुछ सिखाता है। एग्जैक्टली। लेकिन श्रोताओं के लिए बता दूं, आज हमारा उद्देश्य सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी या घटनाओं को क्रमानुसार देखना नहीं है। हमारा असली मिशन ये समझना है कि कैसे एक ग्राउंड लेवल जासूस की जो सोच होती है वो राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा नीतियों को आकार देती है। जी, और जब हम इस तरह की जीवनी का गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये महज कुछ नियुक्तियों की सूची नहीं रह जाती। मतलब एक साधारण सैन्य परिवार से निकलकर डोभाल डॉक्ट्रिन जैसी पूरी रणनीतिक विचारधारा के निर्माण तक का जो सफर है, ये सूचनाओं और रणनीतियों के एक बहुत बड़े जाल को समझने जैसा है। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की नीतियां बंद कमरों में कागजों पर नहीं बनती, वे जमीन पर खतरों को महसूस करने से तय होती हैं। सही बात है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में उनका जन्म हुआ। जी, हम जानते हैं कि गढ़वाल का जो क्षेत्र है वो अपनी गहरी सैन्य परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। उनके पिता मेजर गुणानंद डोभाल खुद भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। तो एक ऐसे परिवार में जहां सेना का प्रभाव हो, अनुशासन तो जैसे खून में ही होता है। बिल्कुल। सैन्य परिवारों में पली बड़ी पीढ़ी का दृष्टिकोण काफी अलग होता है। वहां अनुशासन कोई भारी नियम नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाता है। और खुफिया सुरक्षा जैसे पेशे में जहां हर दिन अत्यधिक तनाव और खतरे का सामना करना पड़ता है, वहां शांत रहने की जो मानसिक क्षमता है वो उसी शुरुआती अनुशासन से आती है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई। हाँ, जो अब सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। घर पर सैन्य माहौल, स्कूल में भी कड़ा अनुशासन। यहाँ तक तो लगता है कि अगला कदम सीधे सेना ही होगा। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में एमए किया। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। सैन्य स्कूल से अर्थशास्त्र की तरफ मुड़ना, ये काफी रणनीतिक लगता है। देखिए, अर्थशास्त्र और इंटेलिजेंस के बीच एक बहुत ही दिलचस्प संबंध है। वो कैसे? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि खुफिया काम सिर्फ सर्वेलेंस या पीछा करने तक सीमित है। लेकिन एक अर्थशास्त्री का दिमाग कैसे काम करता है? वो बिखरे हुए डाटा का अध्ययन करता है, पैटर्न समझता है और जोखिमों का विश्लेषण करता है। मतलब रिस्क असेसमेंट। एग्जैक्टली। खुफिया अधिकारी का काम भी तो यही है। उसे अधूरी सूचनाओं के आधार पर भविष्य के खतरों का अनुमान लगाना होता है। सामने वाले के इंसेंटिव्स क्या हैं, ये समझना होता है। ये वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है। हम जासूसी को सिर्फ जानकारी निकालने से जोड़ते हैं, लेकिन डेटा और रिस्क का जो अर्थशास्त्र है वो इस काम की असली नींव है। हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आपको ये समझना होता है कि कोई विरोधी देश या गुट ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके पीछे के आर्थिक या सत्ता के समीकरण क्या हैं। इसी विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ 1968 में वे केरल कैडर से आईपीएस के लिए चुने जाते हैं। जी, लेकिन वे पारंपरिक पुलिसिंग में ज्यादा समय तक नहीं रहे। शुरुआत से ही खुफिया कार्यों में उनकी गहरी रुचि दिखी और वे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की ओर रुख कर गए। ये उनके पूरे करियर की दिशा तय करने वाला कदम था। पुलिस का काम अक्सर प्रतिक्रियात्मक होता है, अपराध होने के बाद जांच करना। सही है। लेकिन खुफिया विभाग का काम प्रोएक्टिव होता है, घटनाओं को होने से पहले रोकना। आईबी चुनकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी रुचि परछाइयों में काम करके घटनाओं की जड़ को नियंत्रित करने में है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि 1980 और 90s के दशक का जो भारत था वो आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद जटिल दौर था। बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था वो। बिल्कुल। मिजोरम और पंजाब के उग्रवाद विरोधी अभियानों का स्पष्ट संदर्भ हमारे स्रोत में है। इन ऑपरेशंस में वे केवल डेस्क पर नहीं थे बल्कि ग्राउंड पर सक्रिय थे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है इन ऑपरेशंस में शामिल जोखिम का स्तर। इन ऑपरेशंस में केवल शारीरिक साहस की जरूरत नहीं थी,
बल्कि अत्यधिक रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक चतुराई चाहिए थी। अंडरकवर काम करना, वो भी उग्रवादियों के बीच। हाँ, आपको अपनी पहचान छुपानी है, उनके काम करने के तरीके समझने हैं। एक छोटी सी चूक और परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। इस तरह के गहरे दबाव में शांत और निर्णायक बने रहना, ये उनका सबसे बड़ा स्वभाव माना गया है। इसी साहस का एक और बड़ा उदाहरण 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय मिलता है। जी, स्वर्ण मंदिर का ऑपरेशन। हाँ, उस ऑपरेशन के दौरान सैन्य कार्रवाई से ठीक पहले उन्होंने गुप्त रूप से महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाईं। अंदर का लेआउट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी था। ये खुफिया जगत का सबसे उच्च स्तर का काम है। आपको केवल जानकारी नहीं निकालनी है, बल्कि बिना किसी को शक हुए उसे बाहर भी पहुंचाना है। और इसके बाद 1999 में जो हुआ, उसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया था। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 का कंधार विमान अपहरण। वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। बिल्कुल। और इस संकट के दौरान वे मुख्य वार्ताकारों यानी मेन नेगोशिएटर्स में शामिल थे। दबाव की स्थिति में बातचीत करना, निगोशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सामने वाले उग्र हैं, यात्रियों की जान दांव पर है, और देश का आंतरिक दबाव भी आपके ऊपर है। एक वार्ताकार को भावनाओं को पूरी तरह से अलग रखकर सिर्फ तथ्यों और जोखिमों के आधार पर निर्णय लेने होते हैं। ये मानसिक दृढ़ता की चरम परीक्षा है। उनके इन सभी ग्राउंड ऑपरेशंस और साहस को एक ऐतिहासिक मान्यता मिली। वे पहले ऐसे पुलिस अधिकारी बने जिन्हें सैन्य सम्मान कीर्ति चक्र मिला। ये किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए एक बहुत ही असाधारण उपलब्धि है। इसके साथ ही उन्हें पुलिस मेडल और राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी मिले। कीर्ति चक्र मुख्य रूप से सेना को वीरता के लिए मिलता है। एक खुफिया अधिकारी को ये मिलना उनके काम के जोखिम को साफ दर्शाता है। बिल्कुल, ये साबित करता है कि उन्होंने लाइन ऑफ फायर में रहकर अपनी क्षमता साबित की। वो सिर्फ कागजी नीतियां बनाने वाले अधिकारी नहीं थे। एक लंबे और घटनापूर्ण करियर के बाद 2005 में वे इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक पद से रिटायर हुए। जी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का 5वां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सुरक्षा नीतियों में एक बड़े बदलाव का प्रतीक था। एक पूर्व खुफिया प्रमुख को NSA बनाने का मतलब है कि रणनीतियों में ग्राउंड इंटेलिजेंस को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। और यहीं से हम उस शब्द को सुनते हैं, डोभाल डॉक्ट्रिन। एग्जैक्टली। उनकी नीतियां रक्षात्मक से बदलकर आक्रामक और सक्रिय सुरक्षा नीति में बदल गई, जिसे एक्टिव डिटरेंस भी कहते हैं। हाँ, खतरे के दरवाजे तक आने का इंतजार मत करो, उसे उसके स्रोत पर ही रोक दो। और इसके कई व्यावहारिक उदाहरण हाल के वर्षों में देखे गए। स्रोत सामग्री के अनुसार 2016 में उरी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक एक प्रमुख निर्णय था। जी, इसके बाद 2019 में पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक, और एक और बड़ा उदाहरण अनुच्छेद 370 को हटाने के दौरान अपनाई गई सुरक्षा रणनीति। अगर हम इन घटनाओं को एक रणनीतिक नजरिए से देखें, बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के, तो ये डोभाल डॉक्ट्रिन के स्पष्ट व्यावहारिक उदाहरण हैं। बिल्कुल। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस में जोखिम बहुत ज्यादा था। इनमें निर्णय लेना और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण था। एक छोटी सी लीक और सब खत्म। सही कहा। और अनुच्छेद 370 के दौरान सुरक्षा ग्रिड को जिस तरह से नियंत्रित किया गया, वो उनके दशकों के ग्राउंड अनुभव का ही परिणाम था। शायद इसीलिए उन्हें अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। हाँ, हालांकि असली जासूसी बहुत अलग होती है, लेकिन उनका जो बेहद शांत, गोपनीय और निर्णायक स्वभाव है, वो इस उपनाम पर सटीक बैठता है। ये मीडिया या सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर बहुत गहरा है। पर्दे के पीछे रहकर काम करना और परिणाम देना ही उनकी असली ताकत है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि एक साधारण परिवार से निकलकर देश के शीर्ष सुरक्षा पद तक का ये सफर साहस, देशभक्ति और रणनीतिक सोच का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है और मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि वे इस पर विचार करें। जी बिल्कुल। जब किसी देश की संपूर्ण सुरक्षा रणनीति एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होती है जिसने दशकों तक जमीन पर रहकर दुश्मनों की मानसिकता को करीब से पढ़ा हो, तो उस देश की निर्णय लेने की क्षमता कितनी गहरी और अचूक हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये जमीनी अनुभव और उच्च स्तरीय नीति निर्माण के बीच की खाई को खत्म कर देता है। बिल्कुल।
एक व्यक्ति का वो दशकों का ग्राउंड अनुभव पूरे देश की सुरक्षा का एक मजबूत कवच बन जाता है। इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। ऐसी और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।